दोस्तों, ये जिंदगी इंसान को ऐसे ऐसे रंग दिखाती है कि जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जब एक करीब 11-12 साल की लड़की मेले में खिलौने बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसके पास एक लड़का आता है जो कि करीब 9 साल का बच्चा होता है, उससे खिलौने ले रहा था। उसके साथ उसका पिता भी होता है। दोस्तों, इन दोनों, जो लड़की खिलौना बेच रही थी और जो लड़का खिलौना खरीद रहा था, दोनों के हालात में जमीन आसमान का अंतर था। लड़का राजकुमार जैसा दिख रहा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वहीं जो लड़की थी दोस्तों, उसकी स्थिति दयनीय थी। खिलौने बेचकर अपना पेट पालती थी और ऊपर वाले का करम देखिए कि दोस्तों, जो खिलौना ले रहा था वो उसका भाई था, जो खिलौना बेच रही थी वो बहन थी। दोस्तों, दोनों भाई बहन थे। लेकिन इनकी ये हालत हुई कैसे थी, इसका जिम्मेदार कौन था और दोस्तों आगे क्या होता है, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है ये महाराष्ट्र के पुणे की है। एक स्थानीय मेला लगता है। उसी मेले में एक युवक जिसका नाम सुरेश होता है, वो अपने 9 साल के बेटे जिसका नाम राहुल होता है उसको मेला दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि बच्चों की आदत होती है, मेले में उनकी नज़र जो है बस एक ही चीज़ पर जाकर टिक जाती है और वो होते हैं खिलौने। तो जो राहुल था वो भी दोस्तों अपनी पिता सुरेश से खिलौने जहाँ भी दिखते थे लेने की जिद करने लगता है और घूमते घूमते वो उस दुकान पर आता है जहाँ पर ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम रिश्ता होता है। करीब 11-12 साल उसकी उम्र होती है। वो बैठकर खिलौने बेच रही थी। कुल कोई 700-800 रुपए के खिलौने उसके पास थे जो वो बेच रही थी। तो वहाँ पर जब राहुल आता है वो वहाँ पर ठहर जाता है और खिलौने लेने की जिद करने लगता है। लेकिन उसके पिता जो सुरेश थे वो कहता है कि खिलौने नहीं लेने, चलो यहाँ से। उसे डांटता है, वो रोने लगता है, खिलौने लेने की जिद पर अड़ जाता है। ये देखकर जो रिश्ता थी वो कहती है कि अंकल ले लीजिए ना अपने बेटे के लिए खिलौने, बेचारा इतना रो रहा है। वो कहते हैं कि तू क्यों परेशान हो रही है, जैसे तू फ्री में देगी। तो कहती है कि अंकल अगर फ्री में आता तो फ्री में ही दे देती, हम भी तो खरीद कर ही लाते हैं। कोई बात नहीं, आप कम पैसे दे देना। दोस्तों, जिस खिलौने के लिए वो जिद कर रहा था वो करीब 60 रुपए का था। तो वो कहती है आप इसका आधा ही दे देना, 30 रुपए ही दे देना, आप खिलौने ले लो। लेकिन दोस्तों, वो खिलौने जो सुरेश था वो लेता नहीं है। राहुल को वहाँ से खींच कर ले जाता है, कहता है कि तू तोड़ देता है और खिलौने का तुझे कोई कदर नहीं है। और उसके बाद जब उसको लेकर जाने लगता है दोस्तों, वो इतना रो रहा था कि जो रिश्ता थी उसे दया आ जाती है। वो अपनी जगह से उठती है और जिस खिलौने के लिए वो जिद कर रहा था वो खिलौने उठाती है और ले जाकर उसको पीछे से उसे पकड़ा देती है, क्योंकि वो इसके तेई तरफ देख देख कर रो रहा था। पकड़ा देती है और उसके बाद इशारा करती है, मुस्कुराती है, कहती है कि ठीक है जाओ। दोस्तों, वो दोनों चले जाते हैं। रिश्ता आकर अपने दुकान पर बैठ जाती है। लेकिन जब 10-15 मिनट बीतते हैं और सुरेश उसके हाथ में खिलौना देखता है तो दोस्तों वो भड़क जाता है। वो राहुल से कहता है कि तूने खिलौने क्यों उठाए, क्यों चुराए। वो कहता है कि मैंने उठाया नहीं, वो जो दीदी थी वो लाकर मुझे खुद दी हैं। लेकिन सुरेश को यकीन नहीं होता। वो दोस्तों वापस दुकान पर आता है राहुल के साथ और रिश्ता से बोलता है ये खिलौने तुमने दिए इसको। तो कहती है कि हाँ अंकल, मैंने दे दिया। सुरेश कहता कब दिया। तो कहती है जब आप लेकर जा रहे थे तो इसीलिए मैंने जो है इनको दे दिया। तो कहते हैं क्यों दे दिया। कहती है क्या करें अंकल, आपने इनको दिलवाया नहीं और ये रो रहा था बेचारा, तो मैंने दे दिया। कोई बात नहीं, आप गिफ्ट समझकर जो है मैंने दे दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है सुरेश जो था दोस्तों थोड़ा नरम पड़ता है। कहता है कि आखिर तुम भी तो खरीद कर ही लाई होगी, तो कितने का है ये, सही दाम बता दो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तो कहती है अंकल आप जो है 30 रुपये दे दीजिए। तो कहता है लेकिन इस पर तो 60 रुपये लिखे हैं। वो दोस्तों मार्कर से उस पर रेट लिखा हुआ था। कहते कोई बात नहीं अंकल, हम 30 का ही खरीद कर लाते हैं, आप 30 रुपये ही दे दीजिए। और उसके बाद वो 30 रुपये निकाल कर रिश्ता को दे देता है। कहता है कि कम तो नहीं है। कहती है नहीं नहीं अंकल, कोई बात नहीं, आप नहीं भी देते तो भी चलता, लेकिन आप किसी से मत बताना कि ये 30 रुपये के मैंने आपको दिया है। दोस्तों वो हंसता है, कहता है मैं क्यों बताऊंगा।
और मुझसे पूछी कौन रहा है। उसके बाद वो जो है, अब रिश्ता उसे बड़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि इतनी सज्जन थी वो। सुरेश पूछता है कि बेटा आपका नाम क्या है? वो कहती है कि मेरा नाम रिश्ता है। जैसे नाम सुनता है दोस्तों, थोड़ा सा सुरेश के कान खड़े होते हैं। वो कहता है बेटा आप कहाँ रहते हो, आपकी मम्मी का क्या नाम है? वो कहती है कि मेरे मम्मी का नाम सुमित्रा है। अब दोस्तों जैसे वो दोनों नाम सुनता है, सुरेश के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो रिश्ता थी उसी की बेटी थी। वो अपनी बेटी को इस हालात में देखकर दोस्तों फूट फूट कर वहीं पर रोने लगता है। अब किसी के कुछ समझ में नहीं आता, रिश्ता भी घबरा जाती है, कहती है अंकल क्या हुआ आपको? वो कहता है कोई बात नहीं बेटा, और आपके पापा क्या करते हैं? वो कहती है कि मेरे पापा जो है बड़े आदमी हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी को जो है वो छोड़ दिया है। अब दोस्तों जो सुरेश की कहानी थी वो दरअसल ऐसी थी कि जब सुरेश महाराष्ट्र के अहमदनगर का रहने वाला था, पढ़ने लिखने में होशियार था, अच्छे खासे घर का था, तो वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मुंबई जाता है और वहाँ पर वो 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। लेकिन वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सुमित्रा होता है। सुमित्रा दोस्तों हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी, सुंदर थी, सज्जन थी, सीधी सादी थी। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद जो है वो रोज रोज जो सुरेश था वो सुमित्रा को देखता था और एक दिन उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन जो सुमित्रा थी वो घबरा जाती है। वो सोचती है ऐसे लड़कों का क्या भरोसा, कॉलेज में पढ़ने आए हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे धोखा देकर। लेकिन दोस्तों अब वो उसके पीछे पड़ा रहा। सुमित्रा को भी एहसास हो गया कि शायद ये मुझसे सच्चा प्यार करता है और वो भी उसके प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों जो है शादी करने का फैसला करते हैं। इनकी शादी भी हो जाती है, एक हिसाब से लव मैरिज होती है। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होती है, वो अपने अहमदनगर आता है सुमित्रा को लेकर। वहाँ पर आता है, जिस बात का सुमित्रा को डर था दोस्तों उसके साथ वही होता है। उस घर में उसको वो मान सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार थी। हालांकि उसी घर में और भी जो बहुएं थीं उनकी इज्जत थी, उसकी जो नंदे थीं, सास ससुर थे, सबका अलग ही रुतबा था। लेकिन दोस्तों इसका वहाँ पर कद्र ही नहीं होता है। हालांकि ये मेहनती थी, सीधी सादी थी, सज्जन थी, सारा घर का काम अपने कंधे पर उठा लेती है कि शायद इससे भी इस घर में मान सम्मान मिले। लेकिन दोस्तों उसके प्रति घर वालों का रवैया वही रहता है। धीरे धीरे करके उसको एक बेटी हो जाती है। 1 सालों के बाद ही उस बेटी का नाम ही रिश्ता रखा जाता है। अब दोस्तों जब बेटी हुई तो एक तो वैसे भी उसकी कदर नहीं थी, ऊपर से उसने बेटी पैदा कर दिया घर में और उसकी कदर नहीं होने लगी। और इस बात से वो काफ़ी दुखी हो जाती है, सुरेश से शिकायत करती है। सुरेश कहता है यार तुम कम पढ़े लिखे लोग जो है ज़्यादा सोचते हैं और क्या बिना फालतू के बातों में पड़ी हो, एडजस्ट करो और कौन सा तुम्हारी सेहत पर कोई असर पड़ जाएगा। ये तुम्हें इज्जत दें, तुम्हारा मान सम्मान करें या ना करें, तो फिर तुम तो ऐसे की वैसे ही रहोगी। लेकिन ये बात उसे बुरा लगता है। धीरे धीरे करके एक और बेटा 2 सालों के बाद ही उसको एक और बच्चा होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब वो और बच्चों का वहाँ पर देखती है और फिर अपने बच्चों का देखती है तो सौतेला रवैया, सौतेला व्यवहार उसके बच्चों के साथ यानी कि रिश्ता और राहुल के साथ किया जा रहा था। तो इस बात से वो आहत हो जाती है और कोई माँ जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसके बच्चे को जो है दूसरी नज़र से देखा जाए। तो वो जो है सुरेश से इस बात को लेकर लड़ाई करने लगती है कि देखो सास ससुर मुझे नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं, घर के लोग मुझे नहीं समझते, कोई बात नहीं, लेकिन तुम भी जो है, क्योंकि धीरे धीरे सुरेश भी उसके प्रति लापरवाह हो जाता है, उदासीन हो जाता है। कहती आप भी मेरे प्रति जो है ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी। और देखो उनके बच्चों के लिए आया, मेरे बच्चे नहीं हैं, इनके लिए कुछ नहीं आया। रोज रोज का झगड़ा होने लगा। दोस्तों नौबत यहाँ तक आ जाती है कि आखिरकार एक दिन सुरेश जो है वो सुमित्रा से अलग होने का फैसला करता है, तलाक लेने का फैसला करता है। दोनों में तलाक हो भी जाता है। लेकिन अब बवाल होता है कि
बच्चों की कस्टडी को लेकर कि बच्चे किसके पास रहेंगे। हालांकि रिश्ता और राहुल दोनों जो है अपनी माँ के ही पास रहना चाहते थे, क्योंकि बच्चे जो है वो माँ को ही पसंद करते हैं, माँ के ही साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जो सुमित्रा थी वो दिल पर पत्थर रखकर दोस्तों जो उसका बेटा राहुल था उसे अपने ससुराल में छोड़ देती है। हालांकि दूसरी औरत होती तो ऐसा नहीं करती, लेकिन सुमित्रा सोचती है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, पैसों की कमी नहीं है, पढ़ लिख कर अगर अपने बाप की तरह लायक बन जाएगा, एक अच्छा आदमी बन जाएगा, और मेरा तो कोई ठिकाना है नहीं। दोस्तों वहाँ से वो रिश्ता को लेकर चली जाती है। लेकिन जब वहाँ से जा रही थी तो तलाक के बदले जो है उसे 1 लाख रुपए मिलने थे, वो सुरेश उसको देता है, प्लस 50,000 रुपये और देता है रिश्ता की पढ़ाई वढ़ाई के लिए। लेकिन दोस्तों ये रकम बहुत ही मामूली थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतने पैसों में वो अपने आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारती। फिलहाल वहाँ से वो अपनी बेटी को लेकर और 1.5 लाख रुपए लेकर चली जाती है। वापस जाती है मुंबई में अपने मायके में जब जाती है तो दोस्तों वहाँ का हालात ऐसा था कि उसके माता पिता थे और उसके भाई वगैरह थे, तो उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ ही रखा था। दोनों माता पिता अलग थे और जो है वो अपना अलग बनाते खाते थे। उनकी स्थिति दयनीय थी, माँ की तबीयत खराब रहती थी। तो जब सुमित्रा जाती है तो दोस्तों अपने माता पिता के ही सेवा में वो फंस जाती है। फंस क्या जाती है, उनकी वो सेवा करने लगती है और उनको ही वो कमाने खिलाने लगती है। जो उसके पास 1.5 लाख रुपए पड़े थे वो कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल चले। उसके बाद जो है अब वो रिश्ता के एक सरकारी स्कूल में नाम भी लिखवा देती है। जब पैसे ख़त्म हो गए तो धीरे धीरे करके इधर उधर जो है अपना काम वगैरह करने लगी और अपने माँ बाप का इलाज करवाने लगी। कुछ दिन में और भी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि जो सुमित्रा थी उसकी भी जो है तबीयत खराब रहने लगी। उसके बाद उसकी एक और बहन थी सुमित्रा की, जिसका नाम गरिमा होता है, वो पुणे में रहती थी, थोड़े अच्छे हालात में थी। तो अपने माता पिता को, अपनी बहन को और साथ में जो रिश्ता थी, इन चारों लोगों को बुला लेती है अपने यहाँ। कहती हमारे यहाँ आकर रहो और यहीं पर कुछ काम वगैरह करते रहना। तो उसका जो पति था गरिमा का, दोस्तों वो खिलौने बेचता था और वही खिलौने बेचने का काम जो है वो सुमित्रा भी करने लगी और जो रिश्ता थी छोटी सी दोस्तों वो झोले में भर लेती थी और कहीं इधर बाजार में उधर बाजार में जाकर वो बेच लेती थी। तो वहाँ पर स्थानीय मेला लगा हुआ था और वहीं पर वो खिलौना बेच रही थी। जब वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात होती है और जब जो है सुरेश को पता चलता है कि जो रिश्ता है उसी की बेटी है, तब दोस्तों उसका चेहरा निहारने लगता है। उसके हालात पर देखता है कि मेरे इतना पैसा कमाने से क्या फ़ायदा, मेरी बेटी इस हालात में है। और दोस्तों फिर वो खुद को रोक नहीं पाता, वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। रिश्ता कहती है अंकल क्या हुआ? तो कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो कहता है कि बेटा जो है ये ऐसा नहीं था कि मैं खिलौना लेना नहीं चाहता था, लेकिन इसके पास खिलौने बहुत हैं तो इसलिए मैं नहीं ले रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे सारे खिलौने खरीद लूँगा। कितने के हैं? वो कहती है अंकल देखना पड़ेगा कितने के हैं, लेकिन आप क्यों ले रहे हो? कहता है बस बेटे के लिए ले रहा हूँ। दोस्तों फिर वो खुशी खुशी सारे खिलौने का रेट जोड़ती है। 700-800 रुपये के खिलौने थे और उसके बाद वो सारा कुछ उसी बोरे में रख देती है। कहती है अंकल ये लो। अब दोस्तों उसके बाद वो कहता है बेटा और खिलौने होंगे? रिश्ता कहती है कि हाँ अंकल मेरे घर पे और खिलौने होंगे, थोड़े बहुत होंगे। तो वो कहता है चलो वहाँ वो भी मुझे दे दो। कहती है ठीक है चलो। 1 किलोमीटर उसका वहाँ से घर था। अब दोस्तों पार्किंग में आता है, उसकी कार खड़ी थी, कार में सारे खिलौने रखता है। राहुल बैठता है और वो रिश्ता से कहता है कि बेटा तुम भी गाड़ी में बैठ जाओ। वो कहती है नहीं अंकल मैं नहीं बैठूंगी, और आप जो है चलिए मैं बताती हूँ कि मेरा घर वहाँ कहाँ पर है, आप वहाँ पर चलिए मैं आती हूँ। वो जिद करने लगता है कि बेटा बैठो, लेकिन जो रिश्ता की माँ थी सुमित्रा, उसने उसे समझा रखा था कि बेटा ऐसे किसी अनजान गाड़ी में मत बैठना, किसी का दिया हुआ कुछ खाना मत, मतलब उसे दुनिया में रहने के तौर तरीके वो सिखा चुकी थी और इसीलिए दोस्तों वो गाड़ी में बैठ नहीं रही थी। जब वो नहीं बैठती है तो आखिरकार सुरेश जो है वो कहता है कि बेटा ऐसा है कि मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। अब दोस्तों जैसे ही वो ये बात सुनती है वो आकर सुरेश के जो है सीने से चिपक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है।
क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अपने पापा की याद आती थी। जिस समय अलग हुए थे उस समय वो मात्र 6-7 साल की रही होगी। उसके बाद सुरेश भी रोने लगता है। फिलहाल अब वो गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वो वहाँ घर पर जाते हैं। घर पर जाने के बाद दोस्तों, जब वहाँ पर जो सुमित्रा थी वो सुरेश को देखती है, सुरेश सुमित्रा को देखता है। दोनों तो एक दूसरे को पहचान ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद देखते ही जो सुमित्रा थी वो रोने लगती है, सुरेश भी रोने लगता है। और उसके बाद जब वो अपने बेटे को देखती है तो उसे अपने सीने से लगा लेती है, उसको चूमने लगती है, जैसे कि उसे बिल्कुल जैसे कलेजे में ही डाल लेगी, इस तरीके से उसे अपने गले से लगाती है। दोस्तों, ये पल बहुत भावुक होता है। वहाँ पर गरिमा भी मौजूद थी, उसके माता पिता भी बीमार थे, वो भी मौजूद थे। सारे लोग रोने लगते हैं। फिलहाल बातचीत होती है और उसके बाद अब दोस्तों कहानी ये थी कि ना तो सुमित्रा ने शादी करी थी, क्योंकि उसके माता पिता कह रहे थे कि बेटा दूसरा घर कर लो कहीं, लेकिन अपने माँ बाप के हालात से इतनी परेशान थी कि उसने कभी कहीं शादी नहीं करी, और ऊपर से उसकी एक बेटी भी थी। और यही हाल जो है सुरेश का भी था। वो भी कई जगह उसने शादी करने का प्रयास किया, लेकिन बात बन नहीं पाई, उसने भी शादी नहीं करी थी। तो कुल मिला जुला कर दोनों ने अभी तक शादी भी नहीं की थी। अब फिर उसके बाद इन लोगों में बातचीत होती है। वहीं पर जो है सुरेश रह जाता है। अगले दिन वो कहता है कि मेरे साथ चलो तुम, क्योंकि दोस्तों अब उसका ट्रांसफ़र जो है वो पुणे में हो गया था और वहीं पर वो रहता था। महीने में करीब 1 लाख से आसपास उसकी सैलरी थी। वो कहती है कि मेरा क्या काम है, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, गंवार हूँ, आपके जो है रुतबे में कमी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों वो माफ़ी मांगता है, कहता नहीं मुझे माफ़ कर दो। और इतने दिनों में जो है मैं समझ गया हूँ कि अकेले रहना बड़ा मुश्किल है। मुझे पता नहीं था कि तुम इस हालात में होगी, मेरी बेटी इस हालात में होगी, और तुम कभी आई क्यों नहीं मेरे पास। वो कहती कि क्या करने के लिए आती। दोस्तों आखिरकार जो है वो सुमित्रा को लेकर अपने साथ चला जाता है। और आज जो है अभी इनकी मुलाकात हुए करीब 1 साल हुआ है। उसने जो है उसी स्कूल में रिश्ता का भी नाम लिखवा दिया है जहाँ पर राहुल पढ़ता है। आज जो है उसका वो मान सम्मान करता है, और जो इज्जत जो सम्मान उसे मिलना चाहिए वो सुरेश सुमित्रा को दे रहा है। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।